जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो है हमारा रीहीट साइकिल। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि रीहीट साइकिल क्या होता है, रीहीट साइकिल से क्या क्या फ़ायदा होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। बस लेकिन आज जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही ध्यान से समझना होगा आप लोगों को, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेसिकली जो रैंकाइन साइकिल में हमने रीहीट पढ़ा, तो रीहीट में हमने देखा कि जो है उसमें हमारा वर्क आउटपुट इंक्रीज हो रहा है और एफिशिएंसी जो है एक हद तक डिक्रीज होती है। तो उसमें क्या होता है कि इंक्रीज भी कर सकते हैं एफिशिएंसी, डिक्रीज भी कर सकती है। लेकिन बेसिकली हम ये देखते हैं कि रीहीट में बेसिकली होता क्या है कि वर्क आउटपुट जो है डेफिनेटली इंक्रीज होता है। जो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ रीहीट साइकिल में, तो कंक्लूजन की मैं बात करता हूँ डियर, तो कंक्लूजन में आप ये समझना है आपको कि जो क्वालिटी ऑफ स्टीम होती है एट एग्जिट करता है, तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ स्टीम होती है वो क्या होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। कंक्लूजन की अगर मैं बात करता हूँ, वर्क टरबाइन जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है। और हमारा जो वर्क ऑफ पंप होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेट नेट वर्क आउटपुट क्या होता है, इंक्रीज करता है, ये मेन चीज है, राइट। और हीट एडिशन ऑल्सो इंक्रीजेज, हीट एडिशन जो होता है वो भी इंक्रीज कर रहा होता है, हीट एडिशन जो होता है वो भी इंक्रीज कर रहा होता है। क्लियर। और एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल में, एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन हीट रीहीट साइकिल में हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ इंक्रीज करता है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करता है, बट केसेस में क्या होता है, डिक्रीज लिखते हैं। अगर रीहीट होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि रीहीट करते हैं तो एफिशिएंसी पे क्या प्रभाव पड़ता है, अगर ऑप्शन में मे बी डिक्रीज और इंक्रीज नहीं है तो आप डिक्रीज लगाएंगे, और अगर मे बी इंक्रीज और डिक्रीज है तो आप ये वाला लगाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। उसके बाद हमारा क्या है कि जो बैक वर्क रेशियो है, वर्क रेशियो जो होता है, वर्क रेशियो जो आर डब्ल्यू है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, वर्क रेशियो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है। लोड ऑन कंडेंसर इंक्रीज कर जाएगा। तो कुछ चीजें हैं जो कंक्लूजन अगर आप देखेंगे तो कंक्लूजन में आपको ये चीज निकल के आती है कि अगर रीहीट साइकिल कर रहे हैं तो रीहीट साइकिल में जो कंक्लूजन आता है उसमें क्या क्या होता है। रीहीट साइकिल में आपका ड्रेनेज फ्रिक्शन इंक्रीज करता है, आपका वर्क ऑफ टरबाइन इंक्रीज करता है, पंप का जो वर्क होता है वो सेम होता है। ठीक है। नेट वर्क आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है, हीट एडिशन विल बी इंक्रीज। ठीक है। रैंकाइन की जो एफिशिएंसी होती है इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, फिर कांस्टेंट रह सकती है। ठीक है। और वर्क रेशियो जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करेगा। और लोड ऑन कंडेंसर विल बी इंक्रीज। तो बेसिकली आपको हमको ये सारी चीजें रीहीट में हमने पढ़ लिया है, रीहीट को हमने समझ लिया है। रीहीट में होता क्या है कि रीहीट में मैंने आपको बताया था कि जो है वहां से जो है जब हमारा लोड हायर प्रेशर टरबाइन से निकल के जो हमारा स्टीम होता है वो ब्लेड से टकराता है, ब्लेड से टकराने के बाद क्या होता है, ब्लीड होता है, ब्लीड होकर कहाँ जाता है, नीचे जाता है, और नीचे जाके वो कंडें कंडेंसर में जाता है। सम पार्ट्स कंडेंसर में जाते हैं और कुछ पार्ट्स जो ब्लीड होके जाता है कहाँ पे, बॉयलर में जाके रीहीट हो जाता है, बॉयलर में जाके रीहीट हो जाता है। ठीक है। बॉयलर में जाके रीहीट हो जाता है। ठीक है। बॉयलर में जाके रीहीट हो जाता है। ठीक है, मैंने ये बताया था, बॉयलर में जाके रीहीट हो जाता है। तो वहां पे ये चीजें होती है, बॉयलर में जाके रीहीट हो जाता है। क्लियर। तो रीहीट हो जाता है। नो नीड टू स्पीक, मैंने ऑलरेडी बोला था, बोलने की जरूरत नहीं है, जब मैं डिस्कस कर लूंगा तब आप बोलिएगा। ठीक है। तो वहां पे जाके क्या होता है कि हाई प्रेशर टेम्परेचर जो टरबाइन जो होता है वो लो प्रेशर टेम्परेचर निकल के जाता है, वो क्या ब्लीड। तो एक वर्ड आता है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बोलता है उसको, ब्लीड होता है वो, ब्लीड होता है, ब्लीड बोलते हैं। तो टरबाइन से जो हमारा जो स्टीम होता है वो क्या होता है कि जब हमारा टरबाइन जाता है, टरबाइन से चीजें जो है वो यहाँ से बॉयलर है, ये बॉयलर है, जस्ट सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। ये बॉयलर से निकल के जब ये टरबाइन में जाता है, टरबाइन से कंडेंसर में जा रहा होता है, कंडेंसर से पंप में, पंप से क्या हो रहा है, बॉयलर में जा रहा होता है। बट इन केस में ऐसा क्या होता है कि यहाँ से ब्लीड होता है, कुछ यहाँ से जो है निकल के आता है, वो हमारा रीहीटर में जाता है, और फिर वो वापस रिटर्न होकर कहाँ चला जाता है, इसमें जाता है। होता क्या है कि हमारा जो ये स्टीम आता है, तो स्टीम जाके किस पे, टरबाइन के ब्लेड पे टकरा रहा होता है, तो टकराने की वजह से क्या होता है, और भी हीट जनरेट होती है। तो ये यहाँ से निकल के फिर से यहीं आता है और हीट हो जाता है, फिर कंडेंसर में जाता है, और फिर वहां से क्या है, निकल के ऐसे वहां पे जाता है, फिर पंप से ये पहुंच जाता है। तो रीहीट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। रीहीट में हमको थोड़ा सा ब्रशअप करना था, रिफ्रेश करना था चीज़ों को, कंक्लूजन मैंने बता दिया है।
आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रीजनरेटिव आइडियल साइकिल। देखिए एक चीज मैं बता दूं कि सब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ही इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है कि जो है आप हल्के में लेंगे और बहुत आसानी से हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये आइडियल रीजनरेटिव साइकिल है कि इसमें देखो बेसिकली हमको ये फोकस करना है कि हम ऐसा क्या करेंगे कि जो हमारा एफिशिएंसी को हमको इंक्रीज करना है। तो रीजनरेटिव की वजह से जो है, रीजनरेटिव जो होता है, हाँ रीजनरेटिव का जो केस है, इस केस में जो है हमको फोकस किस पे करना है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने पे फोकस करना है। एफिशिएंसी को हमको इंक्रीज कराना है इस केस में, ठीक है, एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होनी चाहिए। अब अब आप इसको देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। तो इसमें इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें रीजनरेटिव में अगर आप हम देखना चाहते हैं तो समझिए, ठीक है। ये तो आपका सिंपल, आपका हमारा जो रैंकाइन साइकिल डायग्राम है, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल रैंकाइन साइकिल डायग्राम है, अगर आप ऐसे समझते हैं तो ऐसे सिंपल रैंकाइन साइकिल डायग्राम आपको यहाँ पे दिखेगा। ये सिंपल रैंकाइन साइकिल डायग्राम है। तो बेसिकली जो हमको मेन मोटिव है हमारा, जो समझना है इसमें मेन मोटिव है कि जो हमारा मीन जो है, मीन टेम्परेचर हीट एडिशन का, उसको हमको क्या करना है ना, उसको इंक्रीज करना है, ठीक है, इंक्रीज करेंगे। और इंक्रीज करेंगे तो हम ये देखेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड भी क्या हो रहा है एट हाई टेम्परेचर में, क्या होगा, इंक्रीज। इस तरीके से देखा जाए तो इंक्रीजिंग करेंगे सुपर हीट टेम्परेचर। अगर देखो एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, या हीट सप्लाई को जाके करते हैं हम जो है इंक्रीज करते हैं, तो हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। अगर आप देखो तो 1 - QR/QA होता है, इसको इंक्रीज कर दो या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, ये काम करोगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें हमको ये वाला जो है सिंपल रैंकाइन साइकिल डायग्राम है, तो इस तरीके से होता है। तो बेसिकली जो हमारा जो यूनिक फीचर जो होता है ना, इसी इसको हम आइडियल देखो दो तरीके, एक होता है आइडियल रैंकाइन साइकिल, एक होता है आइडियल रीजनरेटिव साइकिल, और एक होता है जनरेटिव साइकिल। तो आइडियल रीजनरेटिव साइकिल में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसके बाद उसको जो मॉडिफाई करने के लिए जो हम दूसरी साइकिल बनाते हैं, उसमें जब फीड वाटर पंप यूज करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीड वाटर पंप, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। दो तरीके के हमको फीड वाटर पंप हम यूज करेंगे, ओपन और पंप क्लोज। तब हम इसको यूज करते हैं, तभी इसको डिस्कस करेंगे कि क्यों कौन ये क्यों हम जो है फीड वाटर पंप का यूज करते हैं, क्या रीजन है। तो ये तो आपको जो सामने दिख रहा है सिंपल रैंकाइन साइकिल है। ये सिंपल रैंकाइन साइकिल आपको समझ में आ रहा होगा। अभी नाउ हमको इस ग्राफ को, इस ब्लॉक डायग्राम को समझना है। नाउ हमको जो समझना है, इस ब्लॉक डायग्राम को समझना है, अच्छे समझना है, इसको समझना है, आपको ब्लॉक डायग्राम को समझना है, राइट। तो इसमें ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसको आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहले है क्या इसमें कि बेसिकली जो फीचर्स है आइडियल जनरेटिव का, ये बेसिकली डेट कंडेंसेट करता है ये, ठीक है, कहाँ से, जब हमारा जो है पंप से आफ्टर लीविंग द पंप सर्कुलेट अराउंड द टरबाइन केजिंग। देखिए अभी तक क्या सिंपल अगर आप देखें तो क्या होता था कि हाँ चलो ठीक है, बॉयलर है, एक टरबाइन है, यहाँ से कंडेंसर है, यहाँ से पंप है, यहाँ से सिंपल, ये चल रहा होता। सिंपल रैंकाइन साइकिल की बात करूँ मैं, सिंपल रैंकाइन साइकिल की बात करूँ। लेकिन अभी क्या है, ये आइडियल रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल है। तो बेसिक इसका जो स्कीम है वो समझना है। देखिए समझिएगा कि यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो पंप है, पंप है, पंप कहाँ है, दिस इज द पंप, हियर इज द पंप, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयलर से देखिए, बॉयलर में क्या है ना कि हीट सप्लाई किया, स्टीम जो है तेजी से निकल के कहाँ जाता है, टरबाइन में चला गया। टरबाइन में जाता है तो टरबाइन के ब्लेड से जाकर टकराता है, ठीक है। जब स्टीम जाता है तो टरबाइन के ब्लेड से टकराता है, और जब ब्लेड से टकराता है, स्टीम जाके ब्लेड से टकराता है, तो हमको पावर जनरेट करता है, वर्क प्रोड्यूस करके देता है। लेकिन जब स्टीम जाके ब्लेड से टकराएगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, ब्लेड मूव करेगा, कुछ ना कुछ हीट भी जनरेट होती रहती है, किसके अंदर, टरबाइन के अंदर। तो क्या होता है कि हमारा वहां से फिर जो है ये स्टीम निकल के कहाँ गया, कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में जाने के बाद क्या करता है, कंडेंसर में गया तो कंडेंसर का काम क्या है, कंडेंसेट कर देना, कूलिंग कर देना। मतलब क्या है कि हमारा स्टीम निकल के आया बाहर, ब्लीड होके निकल के बाहर आया। अब ये जो स्टीम यहाँ पे आया तो फिर कहाँ गया, कंडेंसर में गया।
कंडेंसर में जाने के बाद वो कहाँ चला जा रहा है, पंप पे चला जा रहा है। सैचुरेटेड लिक्विड कहाँ गया, पंप में। बट जनरल केस में हम लोग क्या पढ़ते थे, पंप में गया, दिस इज द पंप। अब पंप से कहाँ भेज दिया इसको, बॉयलर में। बट इन दिस केस, इन रीजनरेटिव केस, पंप से निकल के ये इसमें बॉयलर में नहीं जाएगा, पंप से निकल के कहाँ भेज देंगे इसको, कहाँ भेज देंगे हम इसको, टरबाइन की केसिंग में भेज देंगे। जो टरबाइन का केसिंग होती है ना, केसिंग की जाती है जो है, तो वहां हम भेजेंगे इसको, और वहां से रिटर्न होकर कहाँ आ जाएगा ये, तब जाके ये बॉयलर में जाएगा। किस लिए भेजा हमने, किस लिए भेजा, हम उसके टेम्परेचर को, उसके हीट को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। देखो क्या होता है कि जब ब्लेड की तरफ, जब ब्लेड हमारा मूव कर रहा होता है, जब टरबाइन का ब्लेड मूव कर रहा होता है, इधर से स्टीम जा रही होती है, इधर से जो है काउंटर फ्लो चल रहा होता है, वाटर का काउंटर फ्लो चल रहा है। ठीक है, ठीक है। अब चूंकि क्या होता है कि ब्लेड जो है, हमारा जो ब्लेड होता है, और उस पे जाके क्या होता है, स्टीम टकराती है, तो ब्लेड तो बड़ी तेजी से मूव कर रहा होता है, तो इसमें क्या होता है, टरबाइन के अंदर हीट जो है इंक्रीज, हीट क्या होता है, हीट ज्यादा रहता है। तो हम जब पंप से भेजते हैं इसमें, तो केजिंग में भेजेंगे, जब यहाँ से केजिंग में जाएगा, तो यहाँ से हीट मिलेगा इसको। ठीक है, यहाँ से भी हीट मिलेगा, और उससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर हीटअप ज्यादा हो जाएगा। क्या, सैचुरेटेड लिक्विड गया ना इसमें केजिंग में, तो और वो हीटअप हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या, उसको हमारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ लगेगा, फिर वो हीटअप होके कहाँ जाएगा, बॉयलर में। और जब हम ऐसा करके बॉयलर में भेजेंगे, तो बॉयलर में आते ही तेजी से क्या होगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तेजी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हम तुरंत इसको कहाँ भेजेंगे, टरबाइन में भेजेंगे। यहाँ तक मुझे बात आपको समझ में आई होगी। फिर क्या करते हैं, तो बेसिकली जब हमारा टरबाइन केजिंग में जाता है, जब हमारा टरबाइन केजिंग में जाता है फ्लो, बेसिकली आप समझेंगे, जब हम टरबाइन केजिंग में भेजते हैं, हमारा स्टीम फ्लो होके जाता है, ऐसे केजिंग में जाता है। सिंपल आप हटा दे रहे हैं बस, अब यहाँ पर आपको समझना है। जब टरबाइन केजिंग में जाता है तो काउंटर फ्लो होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द वेपर फ्लो इन द टरबाइन, एंड दिस इज पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम द वेपर एज इट फ्लो थ्रू द टरबाइन। ठीक है, जब लिक्विड फ्लोइंग अराउंड रहता है, देखो मैंने बताया ना, एक तो इधर से स्टीम जाके टकराता है इसको अंदर, एक तो स्टीम जाता है, स्टीम ऐसे जाएगा, और इधर से क्या होगा, वाटर आएगा, तो दोनों आपस में क्या होता है, काउंटर फ्लो चलता है। आपने आगे पढ़ेंगे चैम्टी में, तो आपको काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो पता चल पढ़ाया जाएगा। तो क्या होता है, अपोजिट, एक तरफ से हीट जा रहा होता है, स्टीम एक तरफ से स्टीम है, एक तरफ से क्या हो जाता है, वाटर, तो काउंटर फ्लो होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि पॉसिबली जो हमारा ट्रांसफर होता है हीट वेपर फॉर्म में होता है टरबाइन के। ठीक है, और फिर एक लिक्विड फ्लोइंग टरबाइन होता है। तो इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है बेटा, ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर हो रहा है। हम मान के चलते हैं कि ये रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर हो रहा है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर पॉइंट होगा, जो हमारा डेल्टा टी टेम्परेचर पॉइंट होगा, वो वेपर का जो होगा वो हायर होगा किससे, लिक्विड से। ठीक है, जो टेम्परेचर होगा वो वेपर का क्या होगा, हायर होगा किससे, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड से। ये चीजें हमको यहाँ तक समझ में आ रही है। ठीक, अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे जो है ग्राफ पे। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, एक बार फिर से समझ लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए। कि अभी तक आप जो पढ़ते थे, तो उसमें हम ये देखते थे कि हमारा टरबाइन से जो है, अच्छा एक ही और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो यहाँ से जो ये यहाँ से निकल के नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ से नीचे आ रहा है, इसको हम ब्लीड बोलते हैं, ब्लीड। या फिर एक्सट्रैक्ट होता है, जब इस एक्सट्रैक्ट होता है, तो ब्लीड से कभी कभी आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग का मतलब ये है कि जब स्टीम जो यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा होता है, टरबाइन से निकल के आ रहा होता है। इस हेडिंग को आप कहीं नोट कर लीजिएगा, और इस पर डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। डेफिनेशन में कुछ नहीं, अभी मैं आपको और समझा दूंगा। अभी आगे जब हम इसको फीड वाटर इन्वॉल्व करेंगे, तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। कोई इशू नहीं है, ब्लीड कर जाता है वहां से, तो ये ब्लीड कर जाता है जब हम अपना आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे तो। ठीक है, अभी बस समझिए, कोई जरूरत नहीं है, बस आप नाम वर्ड्स जानते रहिए कि क्या होता है। एक बार फिर से समझिए। अभी तक हम पढ़ते थे कि बॉयलर से टरबाइन में गया, टरबाइन से कंडेंसर में, कंडेंसर से पंप में, पंप ने क्या कर दिया, बॉयलर में भेज दिया। बट हमें यहाँ पे एफिशिएंसी, बट बट एफिशिएंसी को हमको इंक्रीज करना है, तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हमको फोकस करना पड़ेगा कि हमको हीट एडिशन ज्यादा बढ़े, टेम्परेचर शुड बी हाई, ताकि हमारा क्या हो, एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाए। हमको फोकस यही तो करना है, और क्या काम करना है, फोकस यही करना है। तो हम जब ये करते हैं, तो अब इसमें क्या करते थे कि जब यहाँ से अब टरबाइन यहाँ से गया स्टीम, और जाके ब्लेड पे टकराया, ब्लेड पे टकराने के बाद जो वर्क प्रोड्यूस हुआ, और चीजें क्या होंगी निकल के, लिक्विड जो है सैचुरेटेड निकल के कहा है, कंडेंसर में गया, और कंडेंसर में जब जाता है तो हीट रिजेक्ट होता है, कूलिंग होती है, सैचुरेटेड लिक्विड हमारा पंप में आता है। बट अभी हम ये चाहते हैं कि बॉयलर में जाने से पहले ही हम उसको हीट सप्लाई कर दें,
कुछ उसको हीट दे दे, ताकि जब हमारा बॉयलर में जाए तो ज़्यादा हीट के साथ जब पहुंचेगा तो वाटर बहुत तेजी से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। आप खुद समझिए, अगर हम यहाँ ना भेज के हम यहाँ से सीधे इसमें भेजेंगे, तो यहाँ अगर भेजें तो क्या हीट जो यहाँ पे सप्लाई करना होगा, तो ज़्यादा सप्लाई, मतलब सप्लाई तो करेंगे ही, लेकिन टाइम लगेगा किसमें, स्टीम में कन्वर्ट होने पे, और टेम्परेचर अगर कम रहे। बट अगर हम यहाँ पे इसको भेज दें इसके केजिंग में, तो क्या होता है कि हमारा स्टीम जब ये जाता है तो और उसको हीट मिल जाती है, किससे, जो कि ड्यू टू द ब्लेड जब बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है टरबाइन में, तो उसका हीटअप रहता है टरबाइन। तो ये जब जाता है तो इसको वाटर को क्या होता है, थोड़ा और हीट मिल जाता है, टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है, तो ये पहुंच जाता है कहाँ पे, फिर उसको हम भेजते हैं वो बॉयलर में। और बॉयलर में जाते ही क्या होता है, हीट सप्लाई हो रहा होता है, तुरंत क्या होता है, वो तुरंत फटाफट स्टीम में कन्वर्ट होता है और जाके फिर से काम करना शुरू कर देता है। बट एक चीज और महत्वपूर्ण चीज है कि आपको ये समझना है कि ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं, फिर आगे चल के हम इसमें फीड वाटर पंप यूज करते हैं। रीजन क्या है, अभी हम डिस्कस करते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि क्यों ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रह पाया, और क्यों जो है हमको आगे आगे इसका यूज नहीं हो पाया। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो हमने डिस्कस किया है ये आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली करना क्या है, कि कंडेंसर में भेजना है, कंडेंसर से पंप में जाएगा, पंप से हमारा जो लिक्विड निकल के आएगा वो उसको हम पहले भेजेंगे कहाँ पर, टरबाइन के केजिंग में भेजेंगे। केजिंग में भेजने का मात्र रीजन ये है कि यहाँ पे जो टरबाइन में हीट रहेगा, उस हीट से क्या होगा, हमारा वाटर जो है, हीट जो है वाटर को सप्लाई होगा, जिससे वो टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाएगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज जाएगा तो जब गरम गरम जब ऑलरेडी गर्म चीज इसमें जाएगी तो तेजी से गर्म होकर क्या होगी, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस तरीके से हमारा काम बहुत तेजी से होगा। ऑलरेडी हीट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, 1 - क्यू तो हीट अप्लाई इंक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तरीका है एफिशिएंसी इंक्रीज करने का। बट सम प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे आते हैं, वो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिसकी वजह से हम ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ। तो अभी मैं थोड़ा देर उसको डिस्कस करता हूँ। पहले थोड़ा समझ लेंगे, ग्राफ को समझ लेंगे। अब देखिए ये ग्राफ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है, इसको आपको समझना है, बहुत ही जरूरी है। देखिए मैं यहाँ पे समझाऊंगा और आप इसको वीडियो को देखेंगे, इस चीज को देखेंगे और इस चीज को देख के अपना नोट्स बना लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब इस ग्राफ को माय डियर समझना है एक्चुअली क्या है, कि दो चीजें हमको इक्वल करना रहता है। अगर हमारा जो हमारा टेम्परेचर फ्लो हो रहा होता है, तो डेल्टा टी जो होता है, जो डेल्टा टी ऑफ स्टीम है, वाटर है, अगर वो इक्वल हो जाए डेल्टा टी ऑफ स्टीम, तो हमारा यही हमको करना रहता है। तो जो हमारा स्टीम, वाटर का स्टीम, तो मैंने बताया ना कि एक ऐसे फ्लो कर रहा होता है टरबाइन में, तो इसका मेन मोटिव हमारा ये रहता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस रहता है वो क्या कर दें, इक्वल कर दें। ठीक है, ये भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मैंने ब्लॉक डायग्राम जो समझा दिया वो बिल्कुल हमको उम्मीद है पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आप हमको इसको देखते हैं, इस ग्राफ को देखते हैं, इस ग्राफ को समझते हैं। यहीं से अब आपको मैं बताऊंगा कि एफिशिएंसी जो है इंक्रीज कैसे कर रही है और डिक्रीज कैसे कर रही है। अब चूंकि आप इसमें देखेंगे कि स्लोप जो है ना, अब इसमें जो स्लोप है, आप इसमें स्लोप देख रहे होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो स्लोप है, आपको स्लोप दिखाऊंगा। जो 1 से 2 जो स्लोप आ रहा है, ये देखिए, ये 1 to 2 डैश, 1 to 2 डैश, और जो दूसरा स्लोप दिख रहा है 4 - to 3, सी 4 - to 3, ये स्लोप और ये स्लोप, ये दोनों स्लोप जो है आइडेंटिकल होंगे। ये दोनों स्लोप क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे एट एवरी टेम्परेचर। हर एक टेम्परेचर पे ये हमारा जो स्लोप होगा वो आइडेंटिकल होगा, एंड द लाइंस विल बी आइडेंटिकल इन काउंटर। ठीक है, अब जो एरिया आपको दिखेगा, एरिया आप देखेंगे कि 4 डैश, 4 से दिस एरिया, 4 डैश, बी, ए एंड 4 see this area, see this area will be equal to, and area and area and area 2 dash 1, and this area means this area or here this area, ये दोनों एरिया जो होंगे ये जो है आर नॉट ओनली इक्वल, एक्चुअली इक्वल ही नहीं है बल्कि जो है कॉन्ग्रोस करते हैं। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे एक तरीके से। बट देयरफॉर यहाँ पे देखेंगे कि जो है, जो हीट एडेड होगा, जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स से हम हीट सप्लाई कर रहे होते हैं, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे करेंगे। देखिए रिवर्सिबल तो ये हो जाता है, अभी मैंने बताया ना कि रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर होता है, हम एज्यूम करते हैं रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर होता है। तो जो हमारा हीट सप्लाई होता है इस केस में वो कांस्टेंट प्रेशर ना रह के वो क्या होता है,
कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं, ये जो कर्व आपको दिख रहा था ये आइसेंट्रोपिक नहीं रहता है, ये चेंज हो जाता है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि ये एरिया और ये एरिया क्या है, इक्वल है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा पेशेंस रखें, सब समझ में आ जाएगा। एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं टेम्परेचर पे, अब देखते हैं कि जो हमारा हीट रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिजेक्ट हो रहा है। बोथ बोथ जो है हम रिवर्सिबल मान के चल रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको ये चीज देखनी है कि हीट जो है जो रिजेक्शन हो रहा है उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। अब देखो, जनरली जनरली हमारा जो साइकिल है वो क्या है, वो हमारा ये साइकिल है, ये एक तो देखो ये जा रहा है, ठीक है, तो एक तो यहाँ पे हीट रिजेक्शन, ये देखो एरिया, और फिर ये एरिया देखो, तो कहीं ना कहीं तुमको दिख रहा है कि एरिया क्या हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। हीट रिजेक्शन का एरिया क्या हो रहा है भाई, इसके कंपेरिजन में ये एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। और जब एफिशिएंसी हीट रिएक्शन बढ़ेगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हीट रिजेक्शन होगा तो एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज, हिट होगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर से समझा रहा हूँ, देखिए जो हमारा 1 से 2 डैश जो लाइन है, स्लोप है, और 4 डैश से जो 3 हमारा लाइन है, वो एक दूसरे के बराबर होंगे हर एक टेम्परेचर पे, एट एवरी टेम्परेचर। एंड जो लाइन होंगे ना वो विल बी इनकाउंटर करेंगे, काउंटर होंगे, आइडेंटिकली काउंटर होंगे। अब जो एरिया है 4 to 4 डैश बी ए और 4, और जो एरिया है 2-1 डी सी ए 2 डैश, ये जो होंगे वो सिर्फ इक्वल ही नहीं होंगे बल्कि जो है कॉन्ग्रुएस करके भी करेंगे। ठीक है, इक्वल मानेंगे उसको, इक्वल हैं। और ऑल द हीट एडेड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इज एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ऑल द हीट रिजेक्टेड इज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, बोथ बीइंग रिवर्सिबल, दोनों के दोनों क्या होंगे, रिवर्सिबल होंगे। देन हम देखते हैं कि जो हमारा हीट सप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, H1 माइनस H4, H1 माइनस H4, H4 डैश, ये हमारा हीट सप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम एंट्रोपी का भी टर्म में लिख सकते हैं। जो हमारा Q2 देखते हैं तो देखते हैं H2 डैश माइनस H3 होता है। ठीक है, तो हम जब देख रहे हो कि यहाँ पे जो जनरल हमारा इक्वेशन है, जनरल जो हमारा हीट सप्लाई हो रहा है वो यहाँ से यहाँ तक सप्लाई हो रहा है, और लेकिन जब हीट रिजेक्शन देख रहे हैं माय डियर तो 2 to 3 है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये एरिया बढ़ जाएगा। और जब हीट रिजेक्शन बढ़ेगा तो हमारा सप्लाई क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी घटने लगेगी। बट इस केस में क्या होगा, जब हीट रिएक्शन क्या हो रहा है, कम हो जाएगा, तो हमारा एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे हमने गड़बड़ लिख दिया है। ठीक है, तो वो चीज़ें को आपको समझना है। तो ये चीज़ें आपको मैं समझा। अब एक क्वेश्चन आता है, राइज होता है कि चलो ठीक है, एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, सिंपल से समझिएगा कि अगर मैं हीट सप्लाई की बात करता हूँ तो Q1 बराबर क्या होता है, Q1 बराबर आ जाएगा H1 माइनस H4 डैश, यहाँ से H1 माइनस H4 डैश आ जाएगा। मतलब ये पूरा एरिया क्या हो रहा है, हीट सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब H1 माइनस H1 4 है तो T1 इंटू S1 माइनस S4 डैश लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये मैंने डिस्कस किया था। अब अब यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है, अब Q2 को देखेंगे। Q2 Q2 मतलब क्या है ना, हीट रिजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। Q1 मतलब हीट सप्लाई, Q2 मतलब हीट रिजेक्शन। H2 डैश यहाँ पे था, H2 डैश माइनस H3 कर देंगे, H2 डैश माइनस H3 कर देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे T2 इंटू S2 डैश माइनस S3, ये कर देंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चूंकि ये तुमको मालूम चल गया, अब यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, अब इसी बीच में लिखते हैं। अब एफिशिएंसी तुम जानते हो क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 होता है। अब हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो जानते हो क्या आ जाएगा, 1 माइनस T2 अपॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 माइनस T2 अपॉन T1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। S2 और देखो S1 बराबर S2 होगा और S3 बराबर S4 होगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर हम देखेंगे कि जो एफिशिएंसी ऑफ द आइडियल रीजनरेटिव साइकिल है, इस प्रकार है, इज दस इक्वल टू द कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी। ये तुमको दिख रहा होगा, ये कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी के जैसा ही दिख रहा है, T2/T1 कर दिया। तो ऐसे क्या होता है कि ऐसे में टरबाइन, अच्छा टरबाइन वर्क डन भी लिख लो, फॉर्मूला फॉर्मूला टरबाइन वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा। तो आप हम देखते हैं, इस प्रकार हम देख पाते हैं कि जो हमारा रीजनरेटिव का साइकिल की एफिशिएंसी है वो जो है कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर आ जाती है। कैसे कैसे, यही आ रहा है एफिशिएंसी 1 माइनस T2/T1, ये क्या होता है, कार्नोट का भी होता है, यही हमारा किसका आ रहा है, रीजनरेटिव का भी आ रहा है। ठीक है, बट एनर्जी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो कहता है वो उसमें भी कहता है कि जो हमारा इनपुट और आउटपुट हमारा नहीं निकालते हैं, एंट्री और एग्जिट करके निकालते हैं, तो उसमें जो हमारा टरबाइन के जब वर्क डन निकालेंगे उस केस में क्या आ जाएगा, H1 माइनस H2 डैश
समझने की कोशिश करिएगा। इसको भी इधर हटा के क्लियर नीचे करते हैं ताकि दिखे आपको ग्राफ। ग्राफ का ही यूज है। टरबाइन की अगर बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, एच वन माइनस एच टू डैश माइनस एच टू डैश माइनस एच फोर। समझिए एच, अब टरबाइन क्या है, ये टरबाइन वाला ये रीजन है, ये टरबाइन का रीजन है, तो कह रहा है एच वन माइनस एच टू डैश, फिर इतने में से माइनस कर दिया एच टू डैश माइनस एच फोर कर दिया, तो हमारा टरबाइन का वर्क डन निकल के आ जाएगा। बेसिकली हमारा जो इनलेट हो रहा है एच वन माइनस एच डब्ल्यू टी माइनस एच टू डैश प्लस एच फोर प्लस, तो ये बेसिकली आपको बुक, आप थोड़ा बुक जरूर देखिएगा। मेरा मेन मोटिव अभी ऑनलाइन क्लास में है कि, और ऑनलाइन वीडियो में है कि मैं आपको बस एक समझाने का काम कर सकूं, समझा सकूं। एक्सप्रेशन जो है वो आपको थोड़ा बुक को देखना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि हाँ जो ब्लॉक डायग्राम तुम्हारे बुक में है, उस ब्लॉक डायग्राम का क्या वर्क है, कैसे वर्क कर रहा है, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जो है रीजनरेटिव साइकिल प्रैक्टिकली आगे पॉसिबल नहीं हुआ, मुझे ये सब डिस्कस करना है, आपको ये बताना है। बट आपको फॉर्मूला टरबाइन का हुआ, पंप का हुआ, ये खुद से आप उसको नोट डाउन करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई साहब अगर ऐसा था, एफिशिएंसी और रीजनरेटिव की एफिशिएंसी जो है वो कॉर्नॉट की एफिशिएंसी के बराबर थी, तो कॉर्नॉट की एफिशिएंसी तो 100% होती है, हम आइडियल केस मानते हैं। तो ऐसे में तो रीजनरेटिव भी तुम्हारा जो है आगे फर्दर काम करना चाहिए था, यूज करना चाहिए था। बट ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये रहता है कि सी, यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है, ये ब्लॉक डायग्राम एक बार देखना। यहाँ पे क्या होता है माय डियर, यहाँ पे माय डियर क्या होता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं हुआ, उसका एक रीजन है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है विल बी मोर देन 0.9, विल बी मोर देन 0. विल बी, सॉरी, ड्राइनेस फ्रैक्शन विल बी, ड्राइनेस फ्रैक्शन विल बी मोर देन 0.9। हमने ये डिस्कस किया था, ड्राइनेस फ्रैक्शन विल बी मोर देन 0.9। तो अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन मोर देन 0.9 है, तो इससे क्या हो रहा था, हमने ये बताया था ना कि जो ब्लेड इरोजन है किसका, टरबाइन का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट अगर लेस देन 0.9 है, तो सम मॉइस्चर कंटेंट उसमें आ जाएंगे जिसकी वजह से वो इरोजन होना शुरू हो जाएगा। तो सिमिलरली इसमें होता क्या था कि जब रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर कैन नॉट बी ऑब्टेन इन फाइनाइट टाइम, पहला तो रीजन ये था कि, पहला रीजन ये था कि जो रिवर्सिबल, हम जो सोच रहे हैं कि रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर जो होगा वो इजिली हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर कैन नॉट बी ऑब्टेन इन फाइनाइट टाइम, मतलब एक निश्चित समय में हम रिवर्सिबल जो है को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बताया था, तो हमने बताया था कि रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल इनफाइनाइटली स्लो। तो यहाँ पे रीजनरेटिव में ये कह रहा है कि फाइनाइट टाइम में हम जो रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर को ऑप्टेन कर लें, बट इट इज नॉट पॉसिबल ना, इनफाइनाइट टाइम चाहिए रिवर्सिबल के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, जो हीट एक्सचेंजर होता है इन द टर्बाइन, जो ये हीट एक्सचेंजर हो रहा है इन द टर्बाइन, वहाँ क्या होता है, इम्प्रैक्टिकली होता है। क्या होता है, यहाँ से जब ये चीजें लिक्विड फॉर्म में जा रही है ना, ये देखो यहाँ से पंप से क्या निकलेगा, सैचुरेटेड लिक्विड ही तो जा रहा है। अब सोचो कि सैचुरेटेड लिक्विड जब ब्लेड में जाके टकराएगा, ब्लेड जाके एक केजिंग में जाएगा, तो कहीं ना कहीं इरोजन की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं क्रिएट करेगा। अभी हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया, तो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा जाता है तो वो इरोजन क्रिएट करता है, ब्लेड को नुकसान पहुंचाता है, टरबाइन के ब्लेड को प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। उसकी वजह से भी ये जो है इम्प्रैक्टिकली है, ये प्रैक्टिकली क्या है, ये पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्टीम इन टरबाइन विल बी हाई। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ से मैंने तुमको बताया ना कि जब यहाँ सैचुरेटेड लिक्विड निकला, पंप में गया, ध्यान से समझो, सैचुरेटेड लिक्विड निकला पंप में गया, और पंप ने भेजा कहाँ पे, केजिंग में, कहाँ पे, टरबाइन में। तो जाहिर सी बात है, जो मॉइस्चर कंटेंट होगा माय डियर, वो डेफिनेटली क्या होगा, हाई होगा। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रूफ करते हैं कि ये प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं हो पाया। बट पॉइंट टू बी नोटेड दैट, कि आपको नोट करना है कि ड्यू टू द रीजनरेटिव साइकिल, what will be happen, basically net work output of the ideal regenerative cycle is less, but steam rate will be high, steam rate will be high। think noted down, आपको नोटेड डाउन करना है कि जो हमारा नेट वर्क आउटपुट है वो क्या होगा, वो लेस होगा, बट स्टीम रेट शुड बी हाई, विल बी हाई, and similarly efficiency will be increased। so in case of regenerative, efficiency definitely will be increased, but the net output, work output will be decreased। but in case of reheat, work output will be increased, but efficiency decrease।
तो कीप इन माइंड, जब आप रीजनरेटिव करेंगे तो वर्क आउटपुट, नेट वर्क आउटपुट डिक्रीज करेगा, एफिशिएंसी डेफिनेटली विल बी इंक्रीज, स्टीम रेट विल बी इंक्रीज। ठीक है, तो जब हम कंपेयर करते हैं रैंकाइन साइकिल को, तो हम देखते हैं कि रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी से ज्यादा एफिशिएंसी जब रीजनरेटिव में आता है, बट दिस साइकिल इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। दीज आर द रीजन, जब जिस मैंने डिस्कस किया कि दीज आर द रीजन जिसकी वजह से जो है हमारा ये साइकिल जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, बट 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 इसका जो एफिशिएंसी होता है वो इंक्रीज करता है, वर्क आउटपुट डिक्रीज करता है, स्टीम रेट इंक्रीज करता है। लेकिन क्या रीजन है, जिसकी कोई इंटरव्यू में पूछता है क्या रीजन है कि रीजनरेटिव साइकिल आगे नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ, तो आप बताएंगे सर कि दीज आर द थ्री रीजन की रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर कैन नॉट बी ऑब्टेन इन फाइनाइट टाइम। निश्चित समय में हम रिवर्सिबल जो है हीट ट्रांसफर को फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। दूसरा है बताएंगे जो हीट एक्सचेंजर हम यूज करते हैं टरबाइन में वो मैकेनिकली जो है पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और चूंकि जो है कंडेंस होके पंप में जाता है, पंप से हमारा टरबाइन केसिंग में जाता है, तो इसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा रहता है। अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो ब्लेड को इरोजन क्रिएट करेगा, तो जिस वजह से सर हम ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट इसकी एफिशिएंसी रैंकाइन की साइकिल से एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये आज की जो क्लास थी, इतनी क्लास थी, आपको पूरा का पूरा समझना है, पूरा पूरा चीज़ें को समझना है। अब अपकमिंग लेक्चर में हम ये बताएंगे कि हाँ, ये जो मैंने प्रॉब्लम गिनाया आपको, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इस प्रॉब्लम से कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव करके हम रीजनरेटिव पढ़ेंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी